जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है बानसूर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव आज बात करने वाला हूं जो बीए पार्ट कला वर्ग है, यानी बीए पार्ट सेकंड ईयर का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न जो पत्र है उसके बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आपसे विनती है सप्रेम कि वीडियो को अंत तक देखें। ये जो वीडियो है आपको 31 नंबर देकर जाने वाला है साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब मैंने जो पूर्व का जो वीडियो था उसके बारे में, जो हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र था गद्य वाला, उसके पाठ्यक्रम के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी थी। साथियों, इस पाठ्यक्रम में हमारे नाटक और एकांकी का पाठ जोड़ा गया है, जिसमें 4 इकाई हैं। जिसमें पहली इकाई में हमारे नाटक जोड़ा गया है ध्रुव स्वामिनी। इसके अतिरिक्त दूसरी इकाई में एकांकियाँ जोड़ी गई हैं। तीसरी जो यूनिट है उसमें नाटक का उद्भव एवं विकास, और चौथी इकाई में एकांकी का उद्भव एवं विकास। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, पहली जो यूनिट है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाली हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिट है हमारे 31 नंबर की आने वाली है पेपर में। और ये 31 नंबरों के बारे में बता दूं कि 2 तो व्याख्या आने वाली है और एक 15 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है, यानी 16 नंबर की 2 व्याख्या और 15 नंबर का एक निबंधात्मक बड़ा प्रश्न। तो साथियों, आइए देखते हैं हम पहली यूनिट में क्या है। और साथियों, इस पहली यूनिट में हमारे है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जो नाटक ध्रुव स्वामिनी है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और ये नाटक हमें पढ़ना है। और ये जो नाटक है ये 31 नंबर का हमारे पाठ्यक्रम में, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया और पाठ्यक्रम में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, 16 अंक की 2 व्याख्या विकल्प सहित और एक 15 अंक का बड़ा प्रश्न। लेकिन अब साथियों, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नाटक है ना, आखिर इसमें क्या है, इसमें किसकी कहानी है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और बस इस वीडियो में मैं इस नाटक की जो कथा वस्तु है, जो कहानी है, जो विषय वस्तु है, वो आपको बताने जा रहा हूं। यदि कहानी आपको नाटक की पूरी समझ में आ गई ना, तो मेरा दावा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 31 नंबर आपके आज यहीं पर पक्के होने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के सुकून के साथ वीडियो के एंड तक आप लोग डटे रहिएगा। तो साथियों, जैसा कि अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 13 नाटक लिखे, जिनमें जो ध्रुव स्वामिनी इनका ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक कहानी के ऊपर आधारित है, जो कि अपने आप में एक अलग पहचान, महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है साथियों। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। ये ध्रुव स्वामिनी है, ये जयशंकर प्रसाद जी हमारे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नाटक है, इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पात्र हैं साथियों रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिखर स्वामी, मंदाकिनी, सकरा, कोमा, आचार्य मिहिर देव आदि इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। और इन प्रमुख पात्रों के अलावा सैनिक भी हैं, कुमार सामंत भी हैं, कुबड़े भी हैं, बोने हैं, हिजड़े हैं आदि और सहायक पात्र हैं, जो कि नाटक को पूर्ण रूप में पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं साथियों। अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ रामगुप्त के बारे में। इन पात्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा जो नाटक है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी कथा वस्तु क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो रामगुप्त, जैसा कि साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत पर अनेक वंशों ने शासन किया और उन्हीं वंशों में से एक वंश था गुप्त वंश साथियों, गुप्त वंश। और गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने, और श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो गुप्त वंश की नींव को उसने संभाला, गद्दी पर वो बैठा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, समुद्र जो गुप्त है ना वो 340 ईस्वी में राजगद्दी के ऊपर बैठा। और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र पैदा हुए, रामगुप्त। ठीक है साथियों, तो ये जो रामगुप्त है ना ये समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना ये समुद्रगुप्त का जो है ना छोटा पुत्र है। ठीक है साथियों, तो समुद्रगुप्त 340 में बैठा और 380 तक ईस्वी तक उसने शासन किया। लेकिन अपने मरने से पूर्व ही, जब तक उसके हाथ में सत्ता थी, तभी उसने अपने बड़े पुत्र के लक्षण देख लिए थे और उसने अपने मन में ठान लिया कि रामगुप्त जो है ना वो
मेरे राजपाट को संभालने का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि वो भोग विलासिता में, अय्यासी में, मदिरापान में और एक तरीके से धूर्त और मूर्ख पुत्र है मेरा, तो वो मेरे राजपाट को अच्छे से नहीं संभाल पाएगा। इसलिए जीते जी ही समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इस तरीके से साथियों समुद्रगुप्त जो है ना उसका प्राणांत हो जाता है। और अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। लेकिन चंद्र जो गुप्त है ना उसने छलावे से जो है सिंहासन को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब एक पात्र है ध्रुव स्वामिनी। इस ध्रुव स्वामिनी का जो रिश्ता है ना, जो सगाई है ना, जो विवाह की जो बात है ना चंद्रगुप्त के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर रामगुप्त ने छलावे से यूं ही सिंहासन प्राप्त किया ना, छलावे के साथ ही ध्रुव स्वामिनी के साथ क्या कर लिया, जबरदस्ती विवाह भी कर लिया और अपनी पत्नी क्या कर लिया, बना लिया। यानी वैसे विवाह होना था चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, लेकिन रामगुप्त ने विवाह ध्रुव स्वामिनी के साथ कर लिया। ध्रुव स्वामिनी जो कि इतिहास में ध्रुव देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये लिच्छवी राजकुमारी थी साथियों। ठीक है, आगे मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को शिखर स्वामी। शिखर स्वामी जो है वो रामगुप्त के अमात्य हैं, महामंत्री हैं। ठीक है साथियों, मंदाकिनी जो कि ऐसा बताया जाता है कि नाटक में एक कल्पित पात्र है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय व रामगुप्त की बहन के रूप में चित्रित की गई है। सकराज, ये जो सकराज हैं वो रामगुप्त के पड़ोसी राजा हैं। ठीक है साथियों, कोमा, ये जो कोमा है ना साथियों, ये जो कोमा है ये सकराज की प्रेमिका है और साथ ही साथ आचार्य जो मिहिर देव है ना उनकी पुत्री हैं। और ये जो मिहिर देव हैं ये सकराज के गुरु हैं साथियों। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये और प्रमुख पात्र हैं। तो सबके बारे में पता चल गया। रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र हैं जिन्होंने छलावे से राजपाट संभाल लिया। वैसे योग्य जो उत्तराधिकारी नहीं थे और छलावे से ही ध्रुव स्वामिनी के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। वैसे ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह होना था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि छोटे पुत्र थे समुद्रगुप्त के। ठीक है साथियों, ध्रुव स्वामिनी जो हैं वो रामगुप्त की पत्नी के रूप में शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ। आगे कहानी में तो नया मोड़ आएगा, नया ट्विस्ट आएगा, वो तो आप देखेंगे। शिखर स्वामी जो कि महामंत्री हैं रामगुप्त के, मंदाकिनी बहन है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की, सकराज जो कि पड़ोसी राजा है रामगुप्त के, कोमा इनकी प्रेमिका है सकराज की, और साथ ही साथ आचार्य मिहिर देव की पुत्री हैं और आचार्य मिहिर देव जो हैं वो सकराज के गुरु हैं साथियों। तो इस तरीके से ये प्रमुख पात्र हैं। इसके अतिरिक्त ये हिजड़े, कुबड़ा, बोना आदि सैनिक, कुमार सामंत आदि और अन्य पात्र हैं। ये मैंने चित्रांकन किया है साथियों। ये रामगुप्त जो कि गुप्त वंश का ऐसा शासक जो कि शासन में योग्य न होने के कारण सिंहासन से उतार दिया गया साथियों। ये जो है अपनी ध्रुव स्वामिनी। ठीक है साथियों, आगे चलिए। ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है साथियों, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं और विक्रमादित्य के नाम से भी। ठीक है साथियों, अब जो है मैं कहानी यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है आखिर क्या है साथियों। देखिए साथियों, यूं ही रामगुप्त ने, कहानी मैं शुरू कर चुका हूँ यहाँ से, यूं ही रामगुप्त ने छलावे से राजपाट संभाल लिया, उत्तराधिकारी बन गया। तो रामगुप्त जो है ना उसने साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अपनी जो दिग्विजय यात्रा है उसका आरंभ किया, दिग्विजय यात्रा का। और दिग्विजय यात्रा पर चलते चलते एक दिन वो पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना यात्रा जो शिविर है वो रोकते हैं। तो यात्रा शिविर में से जो ध्रुव स्वामिनी है ना वो एक खड़ग धारिणी के साथ जो है विचरण करने के लिए, घूमने के लिए निकल जाती हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और झरने के किनारे बैठकर जो ध्रुव स्वामिनी है ना वो उस खड़ग धारिणी से मंदाकिनी के बारे में बात करती हैं। लेकिन जो खड़ग धारिणी है वो अपने गूंगेपन का आभास कराती है, लेकिन अंततः वो अपने मन की बात कहती है कि देवी हर जगह बोलना उचित नहीं है। और साथ ही साथ फिर उनके आपस में वार्तालाप होने लगती है, ध्रुव स्वामिनी की और उस खड़ग धारिणी की आपस में चर्चा होने लगती है। तो खड़ग धारिणी के विचारों से ध्रुव स्वामिनी को लगा कि जो खड़ग धारिणी है वो रामगुप्त से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, बल्कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय का समर्थन करने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ साथियों कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो भी रामगुप्त से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि रामगुप्त जो है वो एक तरीके से अयोग्य, धूर्त, मूर्ख, पागल, गंवार
इसके अतिरिक्त भोग विलासिता में विलासनियों के साथ लीन रहने वाला, शराब में मस्त रहने वाला, और साथ ही साथ ध्रुव स्वामिनी को से बात नहीं करता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, उससे प्यार प्रेम से बातें नहीं करता था। इसके साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो है राज दरबार में या उसे इस ऐसी जगह रखता था कि जहाँ चारों तरफ हिजड़े कुबड़े बोने उसको चारों तरफ घेरे रहते थे। ध्रुव स्वामिनी को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देता था। तो ध्रुव स्वामिनी जो है रामगुप्त से बेहद आहत थी, दुखी थी बहुत ज़्यादा। और ध्रुव स्वामिनी जो है वो चंद्रगुप्त से बेहद प्रेम करती थी साथियों। और चंद्रगुप्त भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्रुव स्वामिनी को चाहता था। और पूर्व मैंने बताया कि इन दोनों का जो विवाह है वो भी तय हो चुका था, लेकिन रामगुप्त ने छलावे से ध्रुव स्वामिनी के साथ शादी की। तो इस प्रकार से दोनों की आपस में बातें होती हैं, खड्गधारिणी की और ध्रुव स्वामिनी की। तो जब ध्रुव स्वामिनी ने अपने मन में महसूस किया कि खड्गधारिणी चंद्रगुप्त की पक्षधर है, तो उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि रामगुप्त जो है या मगधराज जो हैं या जो महाराज हैं वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, वो तो शराब में मस्त रहते हैं, भोग विलासिता में लीन रहते हैं, विलासिनियों के साथ में हैं, जो नाच गाने में व्यस्त रहते हैं, मेरे से प्यार प्रेम से भी बातें नहीं करते हैं। और मेरे को तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना वो अच्छे सरल स्वभाव के अच्छे लगते हैं। अब साथियों इस तरीके से आपस में बातें चल रही थी, दोनों के आपस में बातें चल रही थी। तो उसी वक्त वहां पर ध्रुव स्वामिनी व उस खड्गधारिणी के पास में एक सैनिक और एक दासी पहुंच जाते हैं साथियों, ठीक है। और उधर से कुंज में, बगीचे में से, पेड़ों के झुरमटों में से रामगुप्त भी निकल कर आ जाते हैं साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो तो दासी के साथ जो है अपने शिविर में वापस लौट जाती है। और राजा रामगुप्त के पास में जो खड्गधारिणी और जो सैनिक था वो बच जाता है। अब जो रामगुप्त जो है ना वो खड्गधारिणी के मन की बात लेना चाहता है और खड्गधारिणी से पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्यार करती है या नहीं करती है। बस यही बातें आपस में रामगुप्त की और उस खड्गधारिणी की चल रही थी। लेकिन इतने में ही सैनिक ने जो रामगुप्त है उसको समाचार दिया कि महाराज शकराज ने हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनको बंद कर दिया है और उन्होंने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित किया है, ललकारा है। और उनका जो शकराज का दूत है वो राज दरबार में आ चुका है, इसलिए आप वहां पर चलिए। तो इस तरीके से जो रामगुप्त है वो भी अपने राज दरबार में आ जाता है। अमात्य जो महामंत्री हैं शिखर स्वामी भी वहां पर मौजूद थे और जो शकराज थे उसके दूत भी वहां पर मौजूद थे। अब यहाँ पे जो है उनके आपस में बातचीत होती है और जो शकराज का दूत है वो संधि प्रस्ताव लेकर आता है। और संधि प्रस्ताव में लिखा हुआ ये था कि यदि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेज देंगे तो युद्ध टाल दिया जाएगा, उनके राजपाट को कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और यदि ध्रुव स्वामिनी जो है उनके पास नहीं भेजी जाएगी तो युद्ध के लिए तैयार रहें। अब ये बात सुनकर राम जो गुप्त है वो अपने राजपाट को बचाने के लिए संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब ये जो बात है जब ध्रुव स्वामिनी को पता चलती है तो वो रामगुप्त से बात करती है, लेकिन रामगुप्त कहाँ मानने वाला था। रामगुप्त ने जब बात नहीं मानी तो ध्रुव स्वामिनी ने अपने दिल की जो बात है वो शिखर स्वामी को कही, जो कि महामंत्री था। लेकिन महामंत्री शिखर स्वामी ने भी रामगुप्त की बात का ही समर्थन किया और रामगुप्त ने बिल्कुल संधि में ये कह दिया कि हम ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी को शकराज के पास भेजेंगे साथियों। तो ध्रुव स्वामिनी बड़ी आहत हुई, दुखी हुई और शिखर स्वामी ने भी ना कर दिया। तो अब यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी जो है अपनी आत्महत्या करने के लिए आतुर है, लेकिन जो ही आत्महत्या करने के लिए जाती है वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय पहुँच जाता है और जब पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेता है ध्रुव स्वामिनी जानकारी देती है। तो इस प्रकार से अब चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना वो ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि आप चिंता ना करिएगा, मैं वेश बदल कर आपके स्वरूप में मैं शकराज के पास जाऊंगा। जब इतनी बात ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख से सुनी तो ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी और चलने की जिद करने लगी। तो आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो ध्रुव स्वामिनी की बात को स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी जो हैं वो पालकियों में बैठ करके और शकराज के राज दरबार की तरफ क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं साथियों। तो ये था नाटक का पहला अंक। इस नाटक में 3 अंक हैं साथियों। जो पहला अंक है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो अंक है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
जो सकराज है उसके राज दरबार का दृश्य है, और कक्ष में कोमा जो कि प्रेमिका है सकराज की और सकराज दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतने में ही सकराज के पास संदेश आता है कि महाराज रामगुप्त है उसने संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हमारे राज दरबार में जल्दी ही जो ध्रुवस्वामिनी है वो पहुंचने वाली है। तो सकराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने नाच गाने का प्रबंध करने के लिए अपने कामगारों को कह दिया। साथियों, अब यहाँ पे संदेश वाहक के माध्यम से जो ध्रुवस्वामिनी है वो कहती है कि यदि आपके महाराज अकेले हैं तो मैं उनसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। सकराज के पास बैठी हुई कोमा को ये बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि कोमा भी आखिर सकराज से प्रेम करती थी। लेकिन सकराज ने कहा कि मैं अकेला हूँ, एकांत में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्रुवस्वामिनी को भेजिए। तो सकराज के पास अब स्त्री वेश में साथियों दो ध्रुवस्वामिनी थी, क्योंकि चंद्रगुप्त भी स्त्री वेश में था ध्रुवस्वामिनी बनकर और ध्रुवस्वामिनी दोनों, और दोनों अपने आप को ध्रुवस्वामिनी साबित करने में लगे हुए थे। सकराज बड़ा अचंभित था कि आखिर तुम में से ध्रुवस्वामिनी है कौन सी, लेकिन अंत में रहस्य का पटाक्षेप करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ। और इस प्रकार से साथियों नाटक के माध्यम से बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने और ध्रुवस्वामिनी ने सकराज को मौत के घाट उतार दिया। और साथियों इस तरीके से जो चंद्रगुप्त द्वितीय और जो ध्रुवस्वामिनी है उसकी जय जयकार के नारे गूंजने लगे। साथियों इस प्रकार से ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो भाग है नाटक का, वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सकराज मारा जाता है और सकराज का जो शरीर है, मृत शरीर, उसको लेकर जो ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त हैं वो वापस कहाँ चले जाते हैं, अपने राज्य में, अपने राज दरबार में चले जाते हैं। साथियों इधर अब जो नाटक है उसका तीसरा अंक यहाँ पे शुरू होता है। जो ध्रुवस्वामिनी है वो बैठी हुई है और बैठी बैठी जो है एक सैनिक से जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके घावों के बारे में पूछती है। इतने में ही जो है मंदाकिनी, जो कि बहन के रूप में चित्रित किया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय व रामगुप्त की बहन के रूप में, मंदाकिनी जो है वो ध्रुवस्वामिनी की सराहना करती है और आपस में उनकी चर्चा होने लगती है। इतने में ही राजपुरोहित आ जाता है राज दरबार का, और वो राजपुरोहित आकर के महारानी जो ध्रुवस्वामिनी उनको स्वस्त्यन यानी अनिष्ट को टालने के लिए और मंगल काम को करने के लिए किया जाने वाला जो अनुष्ठ है उसके लिए यहाँ पे ध्रुवस्वामिनी से कहता है, तो ध्रुवस्वामिनी उसके लिए मना कर देती है। साथियों तो इतनी ही देर में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदाकिनी और राजपुरोहित तो बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद ही जो कोमा और जो मिहिर देव हैं वो ध्रुवस्वामिनी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। जो कोमा है उसने अपना परिचय दिया कि मैं शक राजकुमारी हूँ और मैं अपने जो सकराज हैं मेरे प्रेमी हैं, मैं उनसे बेहद प्रेम करती हूँ, मैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो आपसे लेना चाहती हूँ, उसको वापस लेकर जाना चाहती हूँ। जो ध्रुवस्वामिनी है उसने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और उनको सकराज का जो शरीर है वो पार्थिव शरीर वो वापस ले जाने के लिए कह दिया। अब जब ये बात साथियों बताया जाता है कि रामगुप्त को पता चलती है, तो रामगुप्त जो है ना वो कोमा और मिहिर देव को मौत के घाट उतार देता है और साथ ही साथ जो है आकर के ऐसा बताते हैं कि राज दरबार में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है और जो मंदाकिनी है और जो ध्रुवस्वामिनी है आदि को बंदी बनाने के लिए अपने सैनिकों को कहता है और इस तरीके से तीनों को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। साथियों लेकिन आगे बताया जाता है कि जो राजपुरोहित है वो भी इस बात का विरोध करते हैं और जो शिखर स्वामी हैं महामंत्री वो भी इस बात का विरोध करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हैं राजपुरोहित तो ये भी कहते हैं कि आप ध्रुवस्वामिनी के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि आपने तो इनकी रक्षा करने की बजाय इनको आपने सकराज के राज दरबार में भेजने के लिए इनको कह दिया था। ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको बचा लिया, तो आप तो क्लीव हैं, यानी स्त्री के लायक नहीं, अपनी पत्नी के लायक ही नहीं है आप तो।
इतनी बात सुनकर के जो रामगुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को के ऊपर अपनी खड़ग से, अपनी तलवार से प्रहार करते हैं, लेकिन पास में ही खड़े हुए जो कुमार सामंत है उन्होंने रामगुप्त के ऊपर अपनी खड़ग से प्रहार किया और बताया जाता है कि रामगुप्त जो हैं वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और इस प्रकार से चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं वो भी अपने बंधनों को तोड़ देते हैं। मंदाकिनी और ध्रुवस्वामिनी आदि के बंधनों को काट दिया जाता है और इस प्रकार से जो रामगुप्त है वो लहूलुहान जो छत विछत उनका शरीर जमीन के ऊपर पड़ा रहता है और चारों तरफ राज दरबार में साथियों जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और ध्रुवस्वामिनी की जय जयकार होने लगती है और ध्रुवस्वामिनी के साथ जो है चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया जाता है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त जो है वो राज सिंहासन को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ कहानी समाप्त होती है, तीसरा अंक भी समाप्त होता है और पर्दा गिरता है साथियों। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। अब प्रत्येक जो पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं, साथ ही साथ आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग जो हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो व्याख्या हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। निश्चय ही कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।